देखिए आज की क्लास में हम लोग वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑन लेंथ एंड एरिया पे डिस्कशन है। तो आज की जो क्लास है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक से क्वेश्चंस मतलब आए हुए हैं, मतलब काफ़ी आए हुए हैं। हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे नीट में हो चाहे जेई में हो, तो दोनों में ही काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वाला टॉपिक है। तो इसको अच्छा, इसमें जैसे कैलकुलेशंस अगर आप बेसिक से करने बैठेंगे तो काफ़ी बड़ा भी होगा। इसकी ट्रिक भी है जो कि मतलब जो 5 मिनट में क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मुश्किल से आपके मतलब विदिन 3 सेकेंड टू 3 और या फिर 4 सेकेंड में ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बस इस लेक्चर को पूरा एकदम ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल इसको ब्रेक में बिल्कुल नहीं देखना है, पूरा एक वन शॉट में पूरा एकदम कंप्लीट करना है। ठीक है, तो पूरा फोकस से देखिएगा और पूरा वन शॉट में ये वीडियो पूरा ख़त्म कर दीजिएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होंगे, जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपको दिक्कत नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि एक पहले वायर दिया जाता है, तो उस वायर को या तो मेल्ट करके किसी दूसरे डायमेंशन के वायर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो या तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे होती है कि उसमें या मेल्ट किया गया है, कंप्रेस किया गया है, या तो स्ट्रेस किया गया है। तो ये 3 लैंग्वेज यूज करते हैं, कोई फोर्थ भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। जनरली मैंने 3 ही देखे हैं। तो ऐसे केसेस में जब एक वायर के डायमेंशन को, जैसे मान लीजिए उसकी लेंथ L1 है, A2 है, तो अब करेंगे क्या कि इसको मान लेते हैं स्ट्रेच कर रहे हैं, तो स्ट्रेच करके इसको थोड़ा सा लंबा कर दिए और लंबा करके इसकी लेंथ L2 कर दिए और इसकी एरिया A2 कर दिए। तो इसमें ख़ास बात इसमें ये होती है, थोड़ा बेसिक्स इसके जान लेते हैं कि इसकी मतलब मटेरियल हम चेंज नहीं कर रहे हैं। मेन चीज़ वही मटेरियल है, मटेरियल चेंज नहीं कर रहे हैं, यानी कि मटेरियल चेंज नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये है कि इसकी रजिस्टिविटी क्या होने वाली है, कांस्टेंट होने वाली है। एक और चीज़ कांस्टेंट होने वाली है, वो इसकी डेंसिटी। तो ये 2 चीज़ें कांस्टेंट होने वाली है इस वाले केस में। तो ये चीज़ें दोनों कांस्टेंट होंगी। ये बात समझ आएगी कि एक रजिस्टिविटी और एक डेंसिटी जो होगी इसकी कांस्टेंट होने वाली है। तो अब इन 2 चीज़ों के कांस्टेंट होने से देखिए क्या क्या कांस्टेंट हो सकता है, वो चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले ध्यान से सुनिएगा। ये क्या है, कांस्टेंट है। पूरा बेसिक से इसको शुरू करने वाले हैं। ठीक है, देखिए हम जानते हैं वॉल्यूम इक्वल टू होता है, एक सेकेंड ऐसे करते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ऐसे करते हैं। ठीक है, ऐसे तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, ऐसे। तो बताइए, मैंने कहा कि अच्छा इसका मास भी तो चेंज नहीं होगा ना भाई, जितना मटेरियल पहले है उतना ही बाद में रहेगा। कोई मटेरियल इसमें एक्स्ट्रा ऐड भी नहीं कर रहा है, निकाल भी नहीं रहा है, तो मटेरियल का जो मास है वो भी कांस्टेंट होगा। तो एक और भी चीज़ लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, 3 चीज़ें इसमें कांस्टेंट होने वाली हैं। ठीक है, जब ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट होंगी तो और क्या क्या इस पे कांस्टेंट हो सकती है, वो असल में मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा, मास कांस्टेंट है, फिर क्या है, डेंसिटी कांस्टेंट है, तो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। ओके, यानी कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि इसमें जो है वॉल्यूम कांस्टेंट होने वाला है। और वो क्यों कांस्टेंट होने वाला है, मास कांस्टेंट है, मटेरियल वही है, यानी कि डेंसिटी कांस्टेंट है, तो इस वजह से वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा ऐसे वाले केसेस में। तो इस केस में मुझे अब एक और चीज़ मिल गई कि वॉल्यूम भी यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलो और देखते हैं क्या हो सकता है। तो यहाँ पे डेंसिटी कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे मिल गया कि वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट होने वाला। तो मैं इसको मैं थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ यहाँ पे कि V कांस्टेंट। ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट होगा। ऐसे क्वेश्चन में वॉल्यूम कांस्टेंट होने वाला है, और ऐसा क्यों कांस्टेंट होने वाला है मैंने आपको समझा दिया। ठीक, अब इसी कंडीशंस को अप्लाई करके, वॉल्यूम कांस्टेंट के कंडीशन को ही अप्लाई करके ऐसे सारे प्रॉब्लम्स हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसके पहले डिफरेंट जो फार्मूले बनते हैं वो पहले डिराइव कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसके जो बेसिक फार्मूले हैं जैसे प्रोपोर्शनली वाले वो भी डिराइव करेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे, फिर लास्ट में हम ट्रिक पे जाएंगे। ट्रिक पे पहले नहीं जाएंगे, लास्ट में। ठीक है, क्योंकि ट्रिक पहले ही बता देंगे तो आप करेंगे नहीं क्वेश्चन उसको। ठीक है, तो बेसिक्स पहले हमें सीखना है। ठीक है,
बाद में लास्ट में आपको आते आते ये समझ आ जाएगा कि बस ये मुझे ये जो पूरा लेक्चर है वो मात्र मुझे 1 मिनट का ही है, 1 मिनट का ही है, मतलब 1 मिनट का ही काम है, बस उसी पे सारा सिलट जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो बस सुनिएगा। तो चलिए ये मान लेते हैं कि एक ये आपका कंडक्टर दिया हुआ है जिसका मतलब लेंथ L1 है और इसका एरिया A1 है। ठीक है, फिर उसको मैंने स्ट्रेस करके उसकी लेंथ को L2 कर दिया और एरिया A2 हो गया। तो इसमें एरिया A2 हो गया लेकिन रो चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मटेरियल वही है। ठीक, मास भी चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा। तो चलो इसका रेजिस्टेंस लिखते हैं। तो इसका रेजिस्टेंस जब हम लिखेंगे, लेट्स सपोज दैट R1, इसका रेजिस्टेंस हम इनिशियली R1 लेते हैं, तो वो हो जाएगा रो L1 A1, फिर इसका लिखते हैं R2 रो L2 A2, ये होगा। दोनों को डिवाइड करते हैं, मतलब रेशियो लेते हैं R1 और R2 का। तो यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा R1 बाई R2, तो रो L1 बाई A1, फिर यहाँ पे रो L2 बाई A2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास L1 बाई L2 इंटू और A2 ऊपर चला जाएगा A2 बाई A1, ये कंडीशन मेरे पास आ गई है। अभी इस इतने वाले केसेस में अभी कुछ हुआ नहीं है, बस मैंने सिंपल रेशियो लिया हुआ है। ठीक है, सिंपल रेशियो ले करके और इस तरीके से मैंने लिख दिया। अभी कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है, बस एक ही कंडीशन इसमें अप्लाई हुई है कि रो कांस्टेंट है, तो वो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अभी ये वाली कंडीशन मुझे अप्लाई करनी है। ठीक है, तो अब चलो इसको अप्लाई करके देखते हैं कि क्या होता है। तो अब पहले जितना क्या है कि इसमें पहले वॉल्यूम कितना है, A1 है, और L1 इनिशियल वॉल्यूम है। फिर बाद में भी वॉल्यूम वही होना है क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट होना है। तो चलो A2 L2 हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे L1 बाई L2, यानी L1 और नीचे इसको लेकर आते हैं फिर A2 बाई A1। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा ठीक से देखिए, L1 बाई L2 A2 बाई A1। ये मेरे पास आ गया। ठीक है, ओके, ठीक। अच्छा, अब मुझे ये बताइए थोड़ा सा कि अब इससे ये क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट का ये कंडीशन है। ठीक है, अब मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट की कंडीशन लगा दी है। तो अब मैं लिखने जा रहा हूँ, थोड़ा देखते जाइएगा मैं क्या करने वाला हूँ। अब R1 बाई R2, पहले ये लिख लेते हैं L1 बाई L2 इंटू A2 बाई A1। ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू किया। अब मैं कर रहा हूँ कि L1 और L2, ठीक है, L1 और L2 को मैं ऐसे ही लिखता हूँ, L1 और L2 को ऐसे ही लिखा। फिर A2 बाई A1, यहाँ पे देखो A2 बाई A1 की जगह पे क्या है, L1 बाई L2 है, यानी कि A2 बाई A1 की जगह पे L1 बाई A2 मैं जाकर यहाँ पे रख सकता हूँ। तो जब मैं उसको यहाँ पे रखूँगा तो ये भी वही उतना ही है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएगा। चलो मैं करके दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, डायरेक्ट नहीं करते। यहाँ पे मैं इसकी जगह पे मैं ये रख सकता हूँ ना, L1 बाई L2। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ L1 बाई L2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है, हो जाएगा। ठीक, चलो अब दूसरी बार करते हैं भाई। फिर क्या करते हैं कि अब L1 को, अब इसको रखते हैं, फिर पहले अब लिखते हैं, अब क्या लिखते हैं, L1 और L2 की जगह पे, L1 और L2 की जगह पे A2 बाई A1 लिख सकते हैं। तो लिखते हैं A2 बाई A1। ठीक है, A2 बाई, फिर इंटू, फिर A2 बाई A1, फिर A2 बाई A1। तो इसको लिख सकते हैं A2 बाई A1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस सिंपल क्या किया मैंने, इसकी जगह पे उसको रखा, फिर इसकी जगह पे उसको रखा, तो एक बार ये आया, एक बार ये आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि अब देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको ठीक से
A2 की जगह पे मैं लिखूँगा पाई R2 का स्क्वायर, ये इसमें स्क्वायर होगा, ठीक है। और A1 की जगह पे मैं लिखूँगा पाई R1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर, ठीक है। तो फिर अब जब इसका रेशियो लेंगे तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मेरे पास बचेगा R2/R1। अब ये स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा, टोटल 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका टोटल का स्क्वायर करते हैं तो, ठीक है। कन्फ्यूजन हो रहा होगा यार, पहले हटा ही देते हैं इसको, क्लियर होना चाहिए। पहले यहाँ पे रख देते हैं पाई R2 और यहाँ पे पाई R1, यहाँ पे स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, ठीक है। और ये क्या है, होल स्क्वायर है, ठीक है, होल स्क्वायर है। फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, R2/R1 है, फिर ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा, ठीक। ओके, अब इसको एक और तरीके से लिखा जा सकते हैं कि R2 क्या हो सकता है, यहाँ पे D2 को लिख सकते हैं R2 ये हो सकता है, मतलब सॉरी क्या लिख रहा हूँ, R2 = D2/2 ये लिख सकते हैं, मतलब डायमीटर का हाफ रेडियस। फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, R1 को लिख सकते हैं D1/D2, ये मतलब D1/2। तो अब इसी को यहाँ पे रखने वाले हैं, तो थोड़ा सा मुझे ये चीज़ मिटानी पड़ेगी, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेना। तो एक्चुअली में मैं ये कहना चाहता हूँ कि R2/R1 का जो 4 है वहाँ पे जो लिखा हुआ है इसकी जगह पे, यहाँ पे लिख सकते हैं D2/2 और यहाँ पे D1/2 का होल स्क्वायर, अरे होल की पावर 4, तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो D2/D1 का 4 पावर, ठीक है। यानी कि रेडियस की पावर अगर 4 है तो डायमीटर की पावर भी 4 होगा, ठीक है। ये मैं कहना चाहता था एक्चुअल में, ठीक है। तो अब मैं इस चीज़ को जो अभी मैंने आपको लिख करके बताया, तो मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं इस चीज़ को लिख देता हूँ क्योंकि वहाँ जगह नहीं है, D2/D1 का होल की पावर 4, ठीक। अब जैसे मैंने इसको डिराइव कर किया, आपको बिल्कुल एकदम याद होना चाहिए ये सारी चीज़ें। तो अब पहले इसको नोट कर लीजिए ठीक से आप, ठीक है। और मैं इसको आपको बताता हूँ कि कैसे इसको अब याद करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं कि याद कैसे करेंगे इसको। मैं रफ कर रहा हूँ पहले, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि अब डिराइव कैसे करना है, अब मुझे इस पर लर्न करना है, सीधी सी बात। तो चलिए देखिए, R1/R2, ठीक है। तो लेंथ जो होता है, पहले मैंने समझा दिया कि कैसे आया है। अब देखिए, अब इसको लॉजिक से थोड़ा समझते हैं कि लेंथ जो होता है रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो L1 और L1 यानी कि R जो है L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो L1 होगा और यहाँ पे L2 होगा, ठीक है। लेकिन एरिया क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि मैं कहूँगा कि एरिया जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर यहाँ पे R2 होगा तो A2 नीचे आएगा, और अगर R1 है तो R1 प्रोपोर्शनल होगा A1 के, तो यानी कि A1 अगर A1 नीचे है तो R2 ऊपर आएगा। तो मैं कहूँगा कि A1 अगर R1 जो है ऊपर है, R1 जो है ऊपर है, तो A1 क्या होगा, नीचे होगा, और ये A2 क्या होगा, ऊपर होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो A2 जो होगा ऊपर होगा, और R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है nth के, तो वो ऊपर ऊपर होगा। ऐसे, मतलब मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इसको बढ़ा भी रहा हूँ ऐसे ही, इसलिए वजह से, क्योंकि आपको बस याद हो जाए, बस ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब क्या, ये दोनों ही मैंने आपको बताया था कि L1 और L2 जो है A2/A1 के क्या हैं, इक्वल हैं। तो एक बार इसको L1/L2 को, इसको हटा करके एक बार L1 को रखते हैं, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ कि इसको हटा करके इसकी जगह पे मैं इसको उठा के रखूँगा तो स्क्वायर हो जाएगा। फिर A2/A1 इसको रखेंगे तो एक बार इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। ये कंडीशंस लगाते जा रहे हैं। फिर यहाँ पे R की पावर स्क्वायर है अंदर में, तो उस ऊपर वाला लग करके इसकी R2/2
R1 जो होगा 4 बन जाएगा और D2/D1 जो है ये भी 4 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे इसको, अभी ये तो जनरल कंडीशन है, बस ये रो को कांस्टेंट लगा करके मैंने किया था। अब ये जो कंडीशन आई है मेरे पास वॉल्यूम को कांस्टेंट करने के बाद आई है। ठीक है, तो आप ये समझो कि L1/L2 का जो रेशियो है उस पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो वही अगर फिर वही इसको अगर A2/A1 इन्वर्स कर देंगे इसका, तो A2/A1 जो है उसका स्क्वायर हो जाएगा। और फिर यहीं पे R A2 जैसे ऊपर है ना, तो R भी ऊपर ही रहना ना, A2 ऊपर है तो R2 भी ऊपर ही रहेगा। ठीक है, लेकिन बस पावर 4 हो जाने वाला है, पावर 4 हो जाने वाला है। फिर डायमीटर भी के भी पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे इन दोनों पे स्क्वायर है और इन दोनों पे 4 है, लेकिन ये जो A2 ऊपर है, R2 भी ऊपर है, D2, तो A2 ऊपर होने की वजह से R2 भी ऊपर है और D2 भी ऊपर है, तो ये सभी ऊपर हैं, 2 ऊपर है, नीचे A1 नीचे है। ठीक है, क्योंकि एरिया से रिलेटेड है R1 और D1। ठीक है, तो ये आपको मुझे लग रहा है कि अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, और पूरा आपको याद हो जाना चाहिए बिल्कुल भी। मैंने इसी वजह से इतना फोकस किया ताकि ये चीज़ें आपको याद हो जाएं। ठीक है, ओके, ठीक है, आप नोट कर लेना भाई। चलिए अब आते हैं इसके थोड़े से बेसिक वाले फॉर्मूले पे। ठीक है, तो चलिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो चलो अब काम करते हैं। R इक्वल टू हम जानते हैं कि रो L/A है। ठीक है, रो L/A है, तो ऊपर नीचे मैं क्या करता हूँ कि L से मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर नीचे, तो मैं लिखूँगा रो L²/AL, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ रो L² और इसको क्या लिख सकता हूँ V, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे रो इक्वल टू रो L²V। ये तो मैं क्या ये कह सकता हूँ, इसको मैं ऐसा कह सकता हूँ कि R इक्वल टू रो L² V है, तो इसमें जो है रो और V क्या है, कांस्टेंट है, तो रो और V को मैं कुछ K नाम दे देता हूँ। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि रो इक्वल टू K टाइम्स L²। ठीक है, बस सिंपल सी बात है, मैं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, इसको K नाम दे क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L² पे L² है। ठीक है, लेकिन ये कब है, वॉल्यूम कांस्टेंट पे। ये ध्यान रखिएगा कि ये वॉल्यूम कांस्टेंट होने पर ऐसा होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होने पर ऐसा होगा। ठीक है, L² के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ। छोटी छोटी बातें, सारी चीज़ें बेसिक्स हम क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, ये बुक्स में अगर तो आप ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, अभी यही चीज़ है। अब ऊपर नीचे, अब ए से डिवाइड किया, पहले L से किया था, अब A से कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा रो LA/A², लेकिन वॉल्यूम अब ये क्या है, पूरा वॉल्यूम है, तो रो V/A²। तो अब जो R की वैल्यू आ गई रो V/A²। ठीक है, तो अब मैं जानता हूँ कि ये क्या है, दोनों कांस्टेंट है, रो और वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो R जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A²। हाँ, मैं कह सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, A²। तभी तो इसीलिए तो मैं लिख सकता था R1/R2 जो है, इसको लिखते थे A2/A1, इसीलिए तो लिखते थे, और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो ऐसे लग जाएगा, इसी से तो आता था। और अभी जो पीछे मैंने बताया है R1/R जो था, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L², तो इसको हम इसी वजह से लिख सकते हैं कि R1/R2 फिर क्या L1/L2, तभी तो लिख सकते थे स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो R1 और L1 जो है R1 के प्रोपोर्शनल होगा, L2 जो है R2 के प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये बदल जाएंगे, सिंपल। ठीक है, तो मेरा मोटिव है कि यही समझाना आपको। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया, तो क्या एक और भी चीज़ मैं समझा सकता हूँ यहाँ पे कि अब एरिया की जगह पे थोड़ा सा मुझे ये मिटा देना चाहिए, क्या एरिया की जगह पे मैं लिख सकता हूँ क्या πr²,
तो अगर पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं तो इसके आगे मैं लिख सकता हूँ मैं ए इक्वल टू आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 ए की जगह पे पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे उठा करके रखा। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ से मुझे दिख रहा है कि आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अब ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा और ये कांस्टेंट है तो ख़त्म हो जाएगा, उसको हटा ही देंगे प्रोपोर्शनल, तो आर की पावर 4। ठीक वैसे ही डायमीटर की पावर 4। ठीक है, ये बेसिक बात है। तो अब सभी चीज़ों को समराइज करते हैं। ठीक है, अब वीडियो को पॉज करके सब लिखते जाना यार। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की आर की पावर 4, आर की 1/d की पावर 4। ठीक है, और इसी को देख करके हम सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं R1 L2 जो है यहाँ पे L1/L2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे अब इन्वर्सली है तो A2 ऊपर होगा और A1 नीचे होगा, इसका स्क्वायर, फिर क्या है R2/R1 का 4, फिर D2/D1 का 4। ठीक है, इसी को देख करके, ठीक है, ये नीचे है तो इसका जो है ऊपर आएगा। ठीक है, ओके। ठीक है, अब ये पूरी तरीके से आपको दिमाग में बैठ चुका होगा, बस थोड़ा सा टाइम लिया इस वजह से ताकि ये दिमाग में आपको पूरी तरीके से फिक्स हो जाए। ठीक है, बैठ जाए। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं भाई। अब देखिए परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पहले इसके बारे में बेसिक्स पहले जान लेते हैं। ठीक है, फिर इसकी नेक्स्ट क्लास में जो होगी मतलब डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले इसके बेसिक देख लेते हैं। तो कि परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, तो पहले आपने छोटी क्लास में अगर आपको मार्क्स टेस्ट होता था तो आपको मान लीजिए 10 मार्क्स में ऐसे, मतलब बिल्कुल बच्चों जैसे समझते हैं कि 10 मार्क्स में मान लेते हैं आपको 8 मार्क्स मिले हैं, तो आप इसको परसेंटेज अगर निकालना होता है तो इंटू क्या कर देते थे 100, तो आपको कैंसिल आउट करके 80% आपको मार्क्स मिले हैं ऐसे करके। या फिर आपको कहा जाता कि 100 में से आपको मान लेते हैं 60 कुछ 70 मिला है मान लेते हैं ऐसे, तो टोटल में से जितना आपको मार्क्स मिला है वो ऊपर होता है और इंटू 100 करते थे तो आपको परसेंटेज ऐसे निकलते थे, हम छोटे क्लास में रहते थे। तो ठीक है, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर भी है। ठीक है, कि आपको पहले कितना था R1 इनिशियल, अब कितने का चेंज आया R2 माइनस R1, ये हमें करना है कि फाइनल माइनस इनिशियल करके वो चेंज निकाल लेंगे और इंटू 100 कर देंगे। ऐसे हमें इसका क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज। ठीक है, अब सुनिएगा, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। R2 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ K L2 का स्क्वायर, और वैसे ही मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे R1 की जगह पे K L1 का स्क्वायर। सिंपल, क्योंकि अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, आप भूल नहीं सकते हैं। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ कि R K L स्क्वायर। ठीक है, तो बस उसी के बेसिस पे मैंने ये लिखा है। ठीक है, अभी पीछे पढ़ा है। तो अब इसकी जगह पे मैं रखता हूँ यहाँ पे, तो रखूँगा K L2 का स्क्वायर माइनस K L1 का स्क्वायर बटा K L1 का स्क्वायर इंटू 100, और K को बाहर निकाल लेंगे तो L2 का स्क्वायर माइनस L1 का स्क्वायर बटा L1 का स्क्वायर इंटू 100। K यहाँ पे है तो कैंसिल आउट कर देंगे। ओके, कैंसिल आउट हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अब एक्चुअल में, अब जो फार्मूला मैं लिख सकता हूँ एक्चुअल में, परसेंटेज चेंज इन R इक्वल टू R2 बाई मतलब R2 माइनस R1 ऐसे इंटू 100। ठीक है, ये रेजिस्टेंस के फॉर्म में, अगर वही लेंथ के फॉर्म में लिखेंगे तो L2 का स्क्वायर माइनस L1 का स्क्वायर बटा L1 का स्क्वायर, ये और इंटू 100 ऐसे। ये मेरे पास फार्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड इन टर्म्स ऑफ लेंथ। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, वैसे इसी पे भी काम हो जाएगा मेरा और इस पर भी काम हो जाएगा। ठीक है, और ये फार्मूला इन जनरल, ये मतलब किसी भी परसेंटेज पे अगर
अगर लेंथ को खींचा जाएगा तो वो लग जाएगा, ठीक है। अभी कोई अप्रॉक्सीमेशन हम नहीं लगा रहे हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये कैसे आया ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं इसके क्वेश्चन पे, ठीक से नोट कर लीजिए। अब देखिए आप एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि आपका शुरुआत का रजिस्टेंस जो है, मतलब शुरुआत में रजिस्टेंस जो है ओरिजिनल रजिस्टेंस, जब अभी उसको कुछ स्ट्रेस नहीं किया गया है, ठीक है। तो जब शुरुआत में स्ट्रेस नहीं किया गया तो R1 की वैल्यू दी हुई है 10 ओम, तो 10 ओम दी हुई है। और उसके बाद उसको कह रहा है कि उसको कितना उसको स्ट्रेस किया गया है, 3L स्ट्रेस किया, मतलब पहले उसकी अगर लेंथ L थी तो उसको स्ट्रेस करके 3L कर दिया गया है, मतलब उसको खींच करके, यानी कि ये L डैश कर रहे हैं, L डैश जो है 3L हो गया है। तो बताइए कि उसका रजिस्टेंस जो है अब R2 कितना होगा खींचने के बाद, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन में। तो चलिए कोई बात नहीं, पहले बेसिक से क्वेश्चन करते हैं, अभी कोई ट्रिक नहीं लगाना। वैसे ही क्वेश्चन को करने के लिए मात्र एक ही ट्रिक, मतलब मात्र ये आपका क्वेश्चन विद इन 2 सेकेंड में हो जाएगा, पर अभी नहीं, उसको लास्ट में बताएंगे, नहीं तो आप वही करने लगोगे। पहले बेसिक्स तो सीख लेते हैं, पेशेंस रखिए बस, सारी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से आना शुरू हो जाएगा, बस देखते जाइए। तो पहले वॉल्यूम था, मान लीजिए पहले रेजिस्टेंस R1 था, बाद में रेजिस्टेंस R2 हो गया, तो पहले वॉल्यूम A था और उस मतलब उसका A और L उसका वॉल्यूम था, तो बाद में भी वॉल्यूम उतना ही होना है। तो A डैश और L डैश उसका डायमेंशन हो गया, मतलब उसकी खींच गई होगी कुछ, तो L डैश हो गया 3L हो गया, और फिर उसका A डैश क्या हो गया, उसका एरिया हो गया। तो दोनों तो सेम होने वाले, क्योंकि वॉल्यूम कंजर्व करना है, चलो कंजर्व करा दिया। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग थोड़ा A L, और A डैश मुझे नहीं पता, ठीक है, कि पहले कितना था, A उसका था, मतलब एरिया A था, लेंथ L था, और बाद में मुझे A डैश कितना हो गया वो मुझे नहीं पता, लेकिन L डैश के बारे में उन्होंने जानकारी दी हुई है, वो इतना हो गया। तो चलो L से कैंसिल आउट कर देते हैं, और कैंसिल आउट कर देते हैं, तो मुझे A डैश यहाँ पे A/3 आ गया। यानी कि अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगर विजुलाइज करके मैं बताऊं कि पहले उसकी लेंथ L थी और एरिया A था, तो बाद में उसको खींच करके थोड़ा सा पतला हो गया होगा, इसकी लेंथ को 3L कर दिया, और इसकी जो A डैश है वो A/3 हो गई, सिंपल ये हो गया। तो ऐसे इसकी क्वेश्चन की बनावट है, ठीक है। तो पहले ये तो मैंने आपको समझाने के लिए फिगर के बना दिया है, ताकि आपको क्वेश्चन इस तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैं मिटा रहा हूँ, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो अब पहले जो रेजिस्टेंस था R1 रो L/A था, अब R2 जो है वो है रो A डैश L डैश और A डैश, ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे रो, ये कितना है 3L खींच दिया गया है, और ये कितना है A/3, ठीक है। तो अब 3 ऊपर जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, रो L/A, ठीक है, ऐसे हो गया। तो R2 की जगह पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे 9। अब देखिए ये क्या है, पहले लिख लेते हैं रो L/A, तो 9। अब रो L/A कितना है, R1 है, यही R1 है, तो यानी कि अब जो हो गया R2 = 9R1, ठीक, ये रिलेशन आ गया। और R1 दिया कि कितना है 10, तो 10 यहाँ पे रख देंगे, तो मुझे आ जाएगा R2 = 9 × 10 R1 की, तो यहाँ पे 90 ओम उसका आंसर हो जाएगा, यानी कि R2 की जो वैल्यू है वो 90 ओम आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए बहुत आसान सा है, आपको पूरा अच्छे से मैं दोबारा रिपीट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसा समझाने, बस वैल्यूम ही कंजर्व किया है, A डैश निकाला है, फिर R1 इतना था, फिर R2 इतना, रिपीट भी कर दिए, ठीक है। वैसे समझ में आ गया हो आपको, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे आ रहा होगा आपको, तो उसमें जो है इनिशियल रेजिस्टेंस जो है पहले खींचा नहीं गया है, तो जो भी कंप्रेस शायद कर रहे हैं,
तो कंप्रेस करेंगे तभी उसकी लेंथ L2 हो जाएगी। तो मतलब पहले उसकी लेंथ L थी, फिर उसको कंप्रेस करके उसकी लेंथ को L/2 कर दिया, मतलब आधा कर दिया। और पहले जो रेजिस्टेंस था उसका कंप्रेस करने से पहले वो 16 ओम था। तो बताइए न्यू रेजिस्टेंस कितना हो गया होगा जब L/2 हो गया होगा, तो R2 कितना हो गया होगा। ठीक है, ये पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन में। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना है। पहले मतलब था तो इसको कितना था, A था उसका एरिया और उसका L था उसका लेंथ। ठीक है, जब रेजिस्टेंस R2 हो गया होगा तो A' और उसका L' हो गया, और जो क्वेश्चन में L/2 दिया हुआ है। ठीक है, ये तो पर बस इसमें एक ही काम करना है कि वॉल्यूम को इसमें क्या करना है, कांस्टेंट करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम को कांस्टेंट करना है तो पहले AL वॉल्यूम था, बाद में A' L' हो गया, तो फिर दोनों सेम हैं तो A' फिर L' जो है L/2 है, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो A यहाँ पे 2 इधर चला जाएगा, तो A' जो हो गया मेरे पास 2A आ गया। ठीक है, 2A आ गया, तो मतलब A' मेरे पास 2A आ गया। तो एक्चुअल में मेरे पास एरिया जो था, यानी कि उसका, अब देख बिल्कुल आसान सी बात है कि उसका, और थोड़ा विजुलाइज भी करें हम लोग, तो उसका लेंथ हाफ हो गया, तो एरिया जो है उसका ज़्यादा बढ़ गया, मतलब बढ़ गया, ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ, चलो बताने में क्या फ़र्क पड़ता है। पहले लेंथ L था तो उसकी एरिया A थी, और R1 जो था मेरे पास 16 ओम था। ठीक है, विजुलाइज करना, क्वेश्चन को एनालिसिस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है रादर देन इसकी थियरी पढ़ना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, फिजिक्स। ठीक है, तो मैं बस वही कोशिश कर रहा हूँ। अब फिर इसको क्या कर दिया गया, कंप्रेस कर दिया गया। तो कंप्रेस कर दिया कि पहले लेंथ L था, तो अब कंप्रेस करके L/2 कर दिए हैं, तो लेकिन वॉल्यूम जगह तो उतना ही घेरना है ना। तो जो इतना जो अब आधा कर रहे हैं उसका, ये L/2 बाद में, तो एरिया तो उसकी बढ़ ही जानी है, और कितना बढ़ करके अभी हम लोग निकाला है 2A हो जाएगा। पहले A था तो उसका 2 गुना एरिया हो गया, तो इसका रजिस्टेंस जो है अब कुछ कम आएगा, R2 जो है कुछ कम आएगा। अब वही मुझे निकालना है कि R2 कितना आ जाएगा, R2 कितना आएगा वही मुझे निकालना है। ठीक है, बस ये मैंने आपको समझाने के लिए, थोड़ा विजुलाइज, क्वेश्चंस को विजुलाइज करने के लिए मैंने बताया है। ठीक है, तो सारी चीज़ें बस अब कर चुके हैं हम लोग, बस अब थोड़ा सा ही काम बाकी है। बस हम लोग ये थियरी के तरीके से बिल्कुल हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चलो कितना है, R1 दिया हुआ है मेरे पास, तो R1 पहले था रो L/A। ठीक, ये था। तो अब R2 लिखने जा रहे हैं, तो R2 लिखेंगे रो L'(A'). तो रो L कितना है, L/2 है, A' कितना आ गया 2A। तो अब मैं लिखूँगा इसका रो L, अब नीचे ये आएगा तो 4 हो जाएगा 4A। ठीक, अब ये कितना है, ये पुराना वाला R है, तो यानी कि 1/4 R1 है ये। ठीक, तो थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, तो R2 इक्वल टू मेरे पास R2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 इंटू R1 की कितनी वैल्यू है 16, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4, तो R2 की वैल्यू जो हो जाएगी मेरे पास 4 ओम हो जाएगी, यानी कि R2 जो आया मेरे पास 4 ओम आ गया। ठीक है, और यानी कि रेजिस्टेंस कम हो गया क्योंकि लेंथ कम कर दिया, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आपको ये पूरी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब देखिए, अब मुझे इसमें निकालना है परसेंटेज चेंज इन R। तो परसेंटेज चेंज इन R, अब हम वो क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है कि परसेंटेज चेंज इन R, तो डेल्टा R/R इंटू 100 हम लिखते हैं। तो ये तो होता है कि इनिशियल रेजिस्टेंस होता है, तो ऊपर चेंज हमें लिखना है। तो पहले तो ये दिखाओ कि R2 जो अभी निकाले थे हम लोग 4 ओम आया था, और R1 जो आया था 16 ओम आया था। ठीक है, तो ऊपर चेंज कितना है, 12 का है, 12, और पहले कितना था 16 और इंटू 100। ठीक है, तो अब इसको चूँकि 16 4 3 12, यानी कि 3/4 इंटू 100। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा मतलब बता दें,
यह तो मैं डायरेक्ट लिख दिया ना, तो चलो कोई बात नहीं। इनिशियल जो है R1 है, R1 कितना है 16 है, वो रखा है मैंने। ऊपर चेंज कितना है, तो आपको दिमाग में आ रहा होगा कि R2/R1 तो लिखे नहीं है, ये है कि नहीं। R2 क्यों, क्योंकि ये है 4 और -16, तो ऐसा रखते हैं तो कितना आता, -12 आता। तो एक्चुअल में मॉड लगाते हैं, मॉड लगा देते हैं मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि चेंज जो है पॉजिटिव आए, बस इसी वजह से। तो मैंने 16 - 4 कर दिया, तो 16 माइनस अगर 4 करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो वही मैंने लिखा है, ठीक है, बस इतनी सी बात है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अच्छा इसको घटाते हैं भाई, तो ये 4 × 1 = 4, ये आएगा 25, ठीक है 25, तो ये 75% आ जाएगा मेरे पास, 75%, ठीक। 4 से 25 बढ़ जाएगा और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 75%, यानी कि परसेंटेज चेंज इन रजिस्टेंस 75% का आया हुआ है, ठीक है। तो ये आप ऐसे रख सकते हैं। अगर मैं आपको यही कहूँगा कि जो ज़्यादा है, ज़्यादा में से कम वाले को घटा करके ऊपर रखिए, आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, तो इनिशियल रेजिस्टेंस उन्होंने R दिया हुआ है, ठीक है। अब यहीं से ट्रिक बनेगा, और फाइनल रेजिस्टेंस मुझसे वो पूछ रहे हैं कि फाइनल रेजिस्टेंस कितना होगा, और जब उसको हमने खींच करके NL मतलब n टाइम्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ओरिजिनल लेंथ के n टाइम्स खींचा गया उसको। मतलब अगर लेंथ L थी, पहले लेंथ L थी, तो उसको खींच करके NL कर दिया गया है, यानी L डैश जो है वो n टाइम्स L के हो गया है, ठीक है। तो पहले तो ये दिमाग में फिक्स करिए कि L डैश जो है इसको ऐसे लिखेंगे NL टाइम्स, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे लिख लिया, तो पूछ रहे हैं कि वो बताइए फाइनल रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो जब रेजिस्टेंस R था तो उसकी लेंथ L थी और एरिया A था। तो जब अब ये जो है मान लेते हैं ये R डैश हो गया, अब रेजिस्टेंस R डैश हो गया, तो उस समय जब रेजिस्टेंस R डैश हो गया तो उस समय A डैश और L डैश मेरे पास क्या होंगे, उसके एरिया A डैश हो गया होगा और L डैश जो हो गया उसकी लेंथ हो गई होगी, ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया होगा। तो अब मुझे इसमें ये निकालना है कि अब ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना हो गया होगा। चलो कोई बात नहीं, तो मैं जानता हूँ कि L जो है A डैश L डैश के बराबर होगा, तो LA, अब A डैश कितना है, A डैश कितना है वो मुझे निकालना है, और L डैश कितना है, NL है, ठीक। L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो A = N A डैश हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि N डैश जो है, और A डैश जो है A/N आ गया, A/N आ गया। तो अब जो रेजिस्टेंस, तो पहले रेजिस्टेंस जो था R = ρL/A था, मतलब यहाँ से लिखेंगे तो अब R डैश जो हो जाएगा वो ρL/A डैश, तो यानी कि R डैश जो है यानी कि ये कितना है, NL है, और A डैश जो है A/N है, ठीक है। तो A/N है, तो इसको लिखेंगे ρLA/N का स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा ये, तो ये हो जाएगा RN², ठीक है। यानी कि अब जो फाइनल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा R डैश जो है N²
आर, ये मेरे पास हो जाएगा एन स्क्वायर आर। अब सुनिएगा, यहीं से मुझे ट्रिक बनानी है इसकी। ये तो आपको समझ आ गया होगा, बहुत आसानी से समझ आ गया होगा कि पहले लेंथ एल थी, एरिया ए था, तो उसको खींच करके 3n टाइम्स एल किया गया, तो उसका मैंने एरिया निकाला तो कितना आया, a/n आया। ठीक है, तो फिर उसको रखा, मैंने सॉल्व किया, तो ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट। इसी को ट्रिक तरीके से मैं यूज करूँगा। ठीक है, देखिए कैसे मैं इसको ट्रिक की तरीके से यूज करूँगा। बाकी सब मिटा दे रहे हैं और बाकी सब आप बिल्कुल अब कुछ समय के लिए भूल जाइए। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ इसको, चलो मान लो ये R2 है, ये n स्क्वायर है और ये R1, ऐसे ही तो है, बस नाम चेंज कर दिया। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन में आप देखना कि जब L डैश को हम कितना खींचे थे, मुझे याद नहीं है पहला वाला क्वेश्चन कितना था, मतलब कितना खींचा गया था। चलो मैं कोई बात नहीं, मैं ही अपने मन से ही ले लेता हूँ। L/12 खींचा गया, ऐसे 12 खींचा गया, मैंने मान लिया 12 खींचा गया। तो जब 12 खींचेंगे तो मैं क्या कह रहा हूँ कि 12 खींचा गया तो इसका रजिस्टेंस जो है R2 जो होगा वो n स्क्वायर, मतलब n जो है ना यहाँ पे जितना टाइम्स खींचा जा रहा है। अब देखो n जो है, n इज द फैक्टर बाई विच वायर स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड, मतलब L जो है वो n जो है वो फैक्टर है जितना टाइम्स खींच रहे हैं, मतलब कि n टाइम्स खींचे तो इतना आंसर आया। तो अगर मान लेते हैं कि 2 गुना खींचते हैं तो क्या होगा कि बस 2 गुना खींचे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स 2 हो जाएगी। अगर 3 गुना खींच रहे हैं तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब दिमाग लगाइएगा, अब ट्रिक बनाने जा रहे हैं और ट्रिक को कैसे यूज कर रहे हैं अब वो बता रहे हैं मैं। तो देखिए, अगर लेंथ को मैंने कितना खींचा, मान लेते हैं लेंथ को मैंने 1/3 टाइम्स खींचा, ये भी क्वेश्चन था 1/3 टाइम्स था, हाँ 1/3 टाइम्स था। और फिर क्या किया कि तो n की वैल्यू क्या हो गई, 1/3 हो गई। और मैंने n को मान लेते हैं L/2 मतलब 1/2 खींचा, मैंने 1/2 टाइम्स खींचा, मतलब आधा खींचा, ये भी था क्वेश्चन, हाँ ये भी था, हाफ था। तो मुझे क्या करना है ना कि जितना टाइम्स खींच रहे हैं वही मैंने इस पर पुट करना है और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अब मैंने अगर हाफ खींचा था, मैंने उसको हाफ टाइम्स खींचा है, तो मैं सीधा लिखूंगा R2 इक्वल टू हाफ, यहाँ पे रखूंगा 1/2 का स्क्वायर और R1, तो R2 जो हो जाएगा मेरे पास 1/4 टाइम्स R1। सीधा आंसर यहीं से आ जाएगा, डायरेक्ट आएगा। तो मैं थोड़ा सा मिटा दूँ इसको और कई थे क्वेश्चन आपको यहीं पे करा देता हूँ कि अगर लेंथ को अगर L/3 टाइम्स खींच रहे हैं तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हुई, 1/3। ठीक है, तो बस वो n ढूंढना है मुझे कि कितना टाइम्स खींचा। तो जो अब क्या हो जाएगा, R2 इक्वल टू n की वैल्यू वहाँ पे रखो n की जगह पे, तो 1/3 का स्क्वायर और R1, तो यहाँ पे लिख सकते हैं R2 इक्वल टू 1/9 R1। आप पीछे मिलाते जाओ, अगर जो क्वेश्चन जो होगा मिलाते जाओ, ये इतना हो जाएगा। अगर मान लेते हैं n को हमने कितना खींचा, n टाइम्स खींचा, मतलब n जो है n, तो n को रखोगे तो वही फार्मूला, मतलब इसको एज ए ट्रिक मैं यूज कर रहा हूँ कि जितना टाइम्स खींच रहे हैं उतना रखते जाइए। अगर 2 गुना खींच रहे हैं, 3 गुना खींच रहे हैं, तो 3 गुना खींच रहे हैं तो चलो 3 गुना यानी कि मैंने 3 टाइम्स खींचा उसको, तो R2 कितना हो जाएगा, n की वैल्यू रखी गई यहाँ पे, n की वैल्यू 3 रखेंगे का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे R1 होगा ना, सॉरी, तो ये 9 टाइम्स R1, यही तो क्वेश्चन था एक पिछला वाला, 9 टाइम्स R1, मतलब डायरेक्ट आ जाएगा। बस इसको याद रखना कि कितना टाइम्स खींच रहे हैं वो n को रखो और सारा डायरेक्ट आपको आ जाएगा। मैं यही बताना चाहता था आपको कि अब उतना सब कुछ नहीं करना है कि इनिशियल वैल्यूम फाइनल वैल्यूम को दोनों को इक्वल करें, ये सब नहीं करना है, डायरेक्ट इससे आ जाएगा। बस कितना टाइम्स खींच रहे हैं n की वैल्यू रखो,
डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। कई बार रिपीट कर दिया, ठीक है। ओके, अब इसको मिटाते हैं। तो लेंथ अक्सर में लेंथ वाला ही ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है अभी तक, जो भी आया हुआ है, ठीक है। अब इसको ट्रिक की तरीके से यूज कर लेना आप लोग, ठीक है। अब उतना सब कुछ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कितना मतलब कि इनिशियल वैल्यूम करो, फाइनल वैल्यूम करो, इक्वल करो, लेकिन वो भी जानना ज़रूरी था। अब उसी से तो ये ट्रिक आई है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो था, मैं बता दूं आपको कि R2 = n² L1 ये आ चुका है नीट में, किसी वर्ष मतलब ये आया हुआ है, ठीक है। तो ये आ चुका है, और भी जितने क्वेश्चन, तो सीधा हम इसको ट्रिक के तरीके से यूज कर लिए, ठीक है। ओके, तो ये सारी जो थी लेंथ पे बेसिस पे क्वेश्चन थे, ठीक है। देखिए अब जो क्वेश्चन देखिए अभी जो तक क्वेश्चन थे वो लेंथ को स्ट्रेस करके किया गया होगा, लेंथ को स्ट्रेस करके हम लोग सॉल्व सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं। तो अब क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो रेडियस को, मतलब बड़ा और छोटा, मतलब अब क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा कि रेडियस को 3 गुना कर दिया गया, या फिर रेडियस को R/2 टाइम्स कर दिया गया, मतलब रेडियस को अब टारगेट किया जाएगा, और रेडियस को चेंज करते हुए रेजिस्टेंस आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो उसमें भी कैलकुलेशन इसी तरीके से, लेकिन इसका भी हम लोग अब ट्रिक वाला वर्जन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा कि ऐसे जब लेंथ की बजाय जब रेडियस को बड़ा छोटा करा जाएगा तो कैसे क्वेश्चंस को हम लोग हैंडल करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले रेजिस्टेंस R था, उसकी रेडियस स्मॉल r है, और उसका लेंथ जो है L है, और एरिया A है। लेकिन बाद में उसको मान लेते हैं, उसकी रेडियस को हमने n टाइम्स खींच दिया गया। n टाइम्स मतलब शुरुआत के n टाइम्स उसका रेडियस nr हो गया, तो उसका L' हो गया, लेंथ भी चेंज हो गया होगा, और उसका A' भी चेंज हो गया होगा, ठीक है। पर एक चीज़ चेंज नहीं होगी, क्या चीज़? वैल्यूम कांस्टेंट होगा। तो वो तो मुझे पकड़ के रखना है कि यार वैल्यूम तो कांस्टेंट होना है। तो अब कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं कि R जो था रो एल ए ये था, तो R की वैल्यू लिख देंगे रो एल, और एरिया जो होगा πr² होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास शुरुआत का, मतलब शुरुआत में ये सारी कंडीशन थी, तो शुरुआत की रेजिस्टेंस ऐसा था, ठीक है। फिर बाद में ऐसा हो गया, तो इसका मतलब ये है कि बाद में जो है R' = रो L' πr² हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो चलो अब इसको मतलब अब R में और R' में क्या रिलेशन है, मुझे यही निकालना है, ठीक है। तो पहले तो अब वैल्यूम वाला मुझे फंडा लगाना पड़ेगा। तो AL' मतलब AL = A' L' के बराबर होगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि πr² = L, और यहाँ पे πr' L', ऐसे होगा। मतलब A को ऐसे लग देंगे πr², और A' को πr' का ये स्क्वायर, मतलब ये वैल्यूम को इक्वल कर रहे हैं। तो ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R² L। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि L, अब ये जो है R कितना दिया हुआ है, n टाइम्स, तो n टाइम्स R का होल स्क्वायर L, ठीक है। तो R² L n² R² L', ठीक है। तो क्या क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है, R से R कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे L बाई नीचे आया कितना, n², और ये L', तो L' मेरे पास आ गया। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? हाँ सही है, L' जो मेरे पास आ गया L/n² आ गया, ठीक। L' मेरे पास, बस L निकालने के लिए मुझे ये सारा कुछ करना पड़ा, ठीक है। आप बात समझ गए होंगे, ठीक। तो अब क्या करते हैं कि R' = रो L' की कितनी है, L है, L/n² बटा, अब पाई, अब ये R' कितना था, वो क्वेश्चन में दिया था nr का होल स्क्वायर। हाई R' की जगह पे मैंने nr लिखा हुआ है, वो मैंने उठा के रख दिया। देखो ये बहुत आसान है, इसको डिफ़िकल्ट बिल्कुल मत लेना।
दिमाग में बिल्कुल मत आने देना वरना कुछ होगा नहीं। अब ये नीचे पाई ऐसे है तो अब ये नीचे आएगा तो एन स्क्वायर ऐसे डी सी डी और ये हो जाएगा एन स्क्वायर आर स्क्वायर ऐसे, तो रो एल, ये नीचे तो दिख रहा होगा ना, बिल्कुल दिखना चाहिए। अब पाई, अब ये क्या एन स्क्वायर और ये एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर एन की पावर 4 हो जाएगा। तो चलो कोई बात नहीं, पहले आर स्क्वायर लिख देते हैं और एन की पावर 4। अब ये क्या है, शुरुआत वाला रेजिस्टेंस कितना है, आर है, आर है, यही तो आर है, तो यानी कि ये आर बाई एन के पावर 4। ओके, तो अब मुझे रिलेशन मिल गया यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको, यहाँ लिखते हैं और रेड पेन से लिख देते हैं क्योंकि ये तो फाइनल रिजल्ट है ना मेरे पास। तो आया मेरे पास आर डैश इज इक्वल टू आर बाई एन के पावर 4, ये मेरे पास रिजल्ट आ गया, ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब करना क्या है आपको, बस इसको आप समझना है। अब थोड़ा सा एक बार और रिपीट भी कर देते हैं, कोई बात नहीं। पहले रेडियस आर थी, लेंथ एल था, ए था, तो उसका रेजिस्टेंस ऐसे लिखा, फिर बाद में उसकी रेडियस इंक्रीज कर दी गई, तो इसी से मैंने वैल्यूम कंजर्वेशन लगा करके एल निकाल दिया, फिर एल डैश की वैल्यू में जो अभी निकाला था वो पुट कर दिया, फिर आर डैश की वैल्यू जो थी वो रख दिया। ठीक है, उसको सारा किया तो ये रिलेशन मेरे पास आ गया। ठीक, पूरा अच्छे से नोट कीजिए। अब इसको हम ट्रिक की तरीके से कैसे यूज करेंगे, अब वो उस पर आते हैं। क्योंकि इतना कैलकुलेशन यार हम एग्ज़ाम में तो करेंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब 30 क्वेश्चंस होते हैं जेईई मेन में और 45 क्वेश्चंस होते हैं नीट में, तो इतना बड़ा करेंगे तो फिर बाकी सब क्वेश्चन का क्या होगा। तो अब इसके ट्रिक की ही बात करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस के लिए ट्रिक ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो आर डैश इज इक्वल टू आर बाई एन के पावर 4, ये मतलब रेडियस को n टाइम्स खींचा गया है, तो n जो वो फैक्टर है, n इज द फैक्टर बाय विच आर चेंज, मतलब वो फैक्टर है जिससे चेंज हो रहा है। तो अभी रेडियस को मैंने n टाइम्स चेंज किया, n टाइम्स चेंज किया तो इतनी वैल्यू है। तो अगर रेडियस को अगर ऐसा कहे कि 3r कर दिया, मतलब अब क्वेश्चन में ऐसे पूछा कि रेडियस जो है 3r कर दिया, तो बताइए अब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो क्या करेंगे कि बस यही n जो है ना, यही n है, n इक्वल टू 3 है, तो बस क्या लिखेंगे r डैश इज इक्वल टू शुरुआत वाला और 3 जो है यहाँ पे रख देंगे, 3 की पावर 4, ये आंसर हो जाएगा। अब इसका क्या करना है, आप तो जानते ही हो, ये कर सकते हो। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब इसका यार मैं ये नहीं बताने वाला, ठीक है, तो n की 3 इंटू 3 इंटू 3 वो तो रख ही लोगे आप लोग। ठीक है, तो और अभी ऐसे भी पूछ सकता है वो कि n को मैंने मान लें रेडियस का 2 गुना कर दिया गया, तो रेडियस जो है और जो r डैश जो है वो 2 टाइम्स r हो गया, 2 टाइम्स r हो गया। तो अगर 2 टाइम्स r हो गया तो इसका मतलब ये है कि अब जो रेडियस जो हो जाएगी उसकी रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो शुरुआत, और n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है, तो बस यहाँ पे 2 रखेंगे, तो 2 की पावर 4, सिंपल। अब इसको क्या करना है, इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं आप लोग, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करो। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास आंसर। ठीक है, अगर मान लेते हैं वही, अगर कहें कि r डैश जो है, r डैश जो है यहाँ पे वो रेडियस का n बाई मतलब क्या कर दिया गया है कि रेडियस का 1/n टाइम्स डिक्रीज किया गया है, ऐसे कर दे, तो फिर यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई, 1/n हो गई। तो r जो हो जाएगा मेरे पास 1/, तो n की जगह पे 1/n लिखेंगे, क्योंकि यही जो है, ये जो है यहाँ पे n जो है 1/n के ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो मान लीजिए n डैश मान लेते हैं, तो n जो है यहाँ पे 1/n है, 1/n है। ठीक है, जो मतलब जितना टाइम्स खींच रहे हैं वही n है, तो यहाँ पे 1/n यहाँ पे रखेंगे, इसका पावर 4 करेंगे, तो r डैश इज इक्वल टू n के पावर 4, ये। ठीक है, ये
अब इसको क्वेश्चन को हम काफ़ी देर तक कर सकते हैं, इसी को जैसे किया है हमने। तो बस कुछ नहीं करना है, बस n फाइंड आउट करना है, कितना टाइम्स रेडियस को इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। तो बस वही n की वैल्यू यहाँ पे रख देनी है, सारा निकल आएगा। तो अब इस सारी चीज़ों को हम लोग समराइज कर लेते हैं, सभी चीज़ों को समराइज कर लेते हैं। लास्ट में समरी ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी परसेंटेज चेंज पे हम काफ़ी ज़्यादा बातें नहीं की, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। अभी इसमें हम लोगों ने दो चीज़ें बातें करी, दो चीज़ें, और लास्ट में वही चीज़ है n स्क्वायर r डैश जो है, चाहे चलो इसको r2 ले लेते हैं r1, ये चीज़ मैंने बात की। और फिर बाद में मैंने r2 इक्वल टू ये था r1 बाई n का पावर 4 ये। तो जब रेडियस चेंज होगा, रेडियस जब चेंज होगा, r चेंज करेंगे तब, r चेंज करेंगे तो ये, और l जब चेंज होगा तो ये फार्मूला, ठीक है। बस यही चीज़ है, यही चीज़ हम लोगों ने पूरे क्लास में यही सीखी है कि जब लेंथ चेंज होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, r चेंज हो, r को अगर स्ट्रेच कर रहे हैं तो वो n। तो बस आपको n फाइंड आउट करना है, बार बार हम यही बोल रहे हैं कि n फाइंड आउट कीजिए और बस n की वैल्यू उठा करके रखते जाइए, ठीक है। तो सॉल्व अपने आप हो जाएगा। और बस यही दो चीज़ें आपको याद रखनी है, लेंथ के लिए ये और रेडियस के लिए। तो उतना सारा काम आपको नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास एंड करते हैं, इतना ही काफ़ी है। थोड़ा सा छोटी क्लास हो गई होगी, मतलब अगर समझाने में मुझे बड़ा लगा होगा, लेकिन पूरे क्लास का कंक्लूज़न बस यही दोनों फॉर्मूले थे, इन्हीं दोनों को मुझे समझाना था, ठीक है। पूरे क्लास का मोटिव बस यही है, मतलब यही सार है कि ये फार्मूला निकाल करके दिखाओ और ये फार्मूला निकालो। उतना चीज़ मैंने जो समझाया उसी के लिए था, ठीक है। परसेंटेज चेंज पे मैंने बहुत बेसिक सी बातें की है कि बेसिक फार्मूला निकाला है। अब कल जो है परसेंटेज चेंज पे ट्रिक जो होगी, ट्रिक पे बात करेंगे। परसेंटेज चेंज के क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो उस लंबा मेथड भी होगा और उसको सॉल्व करने के इससे भी आसान ट्रिक है परसेंटेज चेंज पे। तो वो भी बहुत ट्रिक पे ही बेसिस पे सॉल्व हो जाएगा, वो भी मतलब आपको समय नहीं लगेगा, वो भी विद इन सेकेंड ही सॉल्व हो जाएंगे। तो मतलब दोनों क्वेश्चंस के हमारे पास ट्रिक्स आ गई हैं। तो जो लंबे को, तो अच्छी बात इसमें यह है कि लंबे क्वेश्चंस जो हैं उनके करने के हमारे पास शॉर्ट ट्रिक हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास बहुत आसानी से सॉल्व हो जाने वाले एग्ज़ाम में, अब ये इन दोनों से, ठीक है। तो अब यही चीज़ है कि जितना मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से रिवाइज करिए, और जो इसमें जो मतलब मेन चीज़ है वो आप दिमाग में रखे रहेंगे, ये दोनों फार्मूले, ठीक है। तो कल मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर है वो बेस्ड होगा परसेंटेज चेंज पे, और पूरा डिटेल में परसेंटेज चेंज पे हम लोग बात करेंगे कि जब लेंथ को इतना बढ़ाते हैं तो क्या रेजिस्टेंस में कितना परसेंट चेंज होगा, वो कल बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।